नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है हमारी पृथ्वी और इस पुस्तक का अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब पर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है इसको समझेंगे और पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में भी जानेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। बच्चों, यहाँ जो आप ग्लोब का चित्र देख रहे हैं इसको आप अपने विद्यालय में ज़रूर देखे होंगे। ये ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब इतनी बड़ी धरती का, इतनी बड़ी पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप है। उसी का रूप है लेकिन ये छोटा सा है। बच्चों, प्रतिरूप को आप इस तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, एक वास्तविक हवाई जहाज़ का चित्र है और एक खिलौना हवाई जहाज़ है। तो खिलौना हवाई जहाज़ को हम वास्तविक तो नहीं लेकिन प्रतिरूप कह सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हवाई जहाज़ कैसा होता होगा। आप समझ रहे हैं कि प्रतिरूप हम किसे कहेंगे। बच्चों, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब भी होते हैं, आप चित्र में देखिए, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं, जिसे ज़रूरत होने पर हम गुब्बारे की तरह फुला लेते हैं। और इन छोटे और गुब्बारे जैसे ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। बच्चों, आपने पिछले अध्याय यानी कि सौर मंडल में आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, फुटबॉल की तरह पूरी तरह गोल नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य में मतलब बीच में थोड़ी उभरी हुई है। आप यहाँ इस चित्र को देखकर समझ रहे हैं और इस फल को भी देख लीजिए। यह सिर्फ समझाने के लिए है कि ध्रुव किस तरह से चिपटा होगा और मध्य भाग किस तरह से उभरा होगा। बच्चों, आप ग्लोब को सावधानीपूर्वक देखिएगा तो आपको लगेगा कि यह सचमुच पृथ्वी का एक प्रतिरूप ही है, एक नमूना ही है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यह गोल है। तो गोल पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है। कहने का अर्थ है कि अगर हमको पता करना है कि पूरी पृथ्वी पर भारत कहाँ पर स्थित है, झारखंड कहाँ पर स्थित है, रांची कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है, चाईबासा कहाँ पर स्थित है, तो हम इसे नहीं बता सकते हैं। तो ये निर्धारित करने के लिए कि कोई स्थान कहाँ पर है, कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता ली जाती है। और आप इस ग्लोब पर और मानचित्र पर देखे होंगे कि कुछ बिंदु और रेखाएं खींची गई है और ये बिंदु और रेखाएं ही स्थान और बच्चों समय का भी निर्धारण करते हैं। आप ग्लोब को ध्यान से देखिए। अब देखिए कि ये ऊपर और नीचे एक सुई, एक कील से टिकी हुई है और ये जो सुई है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। ये फुटबॉल की तरह नहीं लगा हुआ है, देखिए एक तिरछा लगा हुआ है। अब बच्चों, ये जो ग्लोब में ये तिरछा एक लकीर जा रहा है, इसको हम लोग अक्ष कहते हैं, धुरी भी कह सकते हैं। और ये अक्ष ग्लोब के 2 बिंदु देखिए जिससे होकर सुई गुजर रही है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव कहलाता है। यहाँ यह जानना बच्चों आपके लिए ज़रूरी है कि ये जो रेखाएं हैं, चिन्ह हैं, ये जो मैंने कहा सुई है, ये पृथ्वी पर कहीं नहीं है। पृथ्वी पर स्थानों को चिन्हित करने के लिए, समय को बता पाने के लिए इन रेखाओं का, इन चिन्हों का और इन सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पूर्णतः काल्पनिक है। बच्चों, ग्लोब में दिख रहा है कि वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। पृथ्वी भी इसी तरह
चारों ओर घूमती है, लेकिन वह एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक में नहीं है। पृथ्वी पर बच्चों इसी तरह के अन्य काल्पनिक रेखाएं भी हैं। आपको मैंने बताया कि काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची गई है ग्लोब पर और मानचित्र पर, ताकि हम पृथ्वी पर स्थित सभी स्थानों का माप को जान सकें कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, और पृथ्वी पर समय भी निर्धारित कर सकें। जैसे जैसे आप इस पाठ को पढ़िएगा आपकी समझ बनती जाएगी। बच्चों यहाँ देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली यह रेखा जो कि काल्पनिक रेखा है, विषुवत वृत्त कहलाती है। बच्चों यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पहला उत्तरी गोलार्ध एवं दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। बच्चों आप गणित में त्रिभुज बनाते हैं तो आधार लेते हैं, और आधार एक बिंदु से लेकर आप विभिन्न तरह का कोण, विभिन्न प्रकार का कोण बनाते हैं। तो ये विषुवत रेखा भी एक महत्वपूर्ण रेखा है, और इसके बिंदु के सहारे ही हम कोण बनाते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त, ये देखिए समानांतर मतलब समान अंतर पर वृत्त बने हुए हैं, और ये अक्षांश रेखा कहलाते हैं। आप कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों तक मतलब उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। बच्चों अक्षांशों को अंश यानी कि डिग्री में मापा जाता है। आप भी त्रिभुज बनाते हैं तो डिग्री या अंश में मापते हैं ना, 45 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसे अंश में नापते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त को 0 डिग्री के द्वारा दर्शाया जाता है, शून्य अंश के द्वारा दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। देखिए दूसरी परिभाषा है कि विषुवत रेखा से, ये विषुवत रेखा है, इससे किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। चूंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो अर्धवृत्तों में बांटती है, देखिए ऊपरी अर्धवृत्त और निचली अर्धवृत्त, तो यहाँ अधिकतम कोणीय दूरी देख लीजिए कितना बन रहा है, 90 डिग्री होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं एवं दक्षिण गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। बच्चों यही कारण है कि अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। आप देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में भी उतना ही मान लिखा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में भी वही मान लिखा है, तो इसके दिशा का नाम अगर नहीं लिखें तो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो सामान्यतः हम उत्तर को अंग्रेजी में नॉर्थ कहते हैं और इसको एन से दर्शाते हैं, और दक्षिण को साउथ कहते हैं और इसको एस से दर्शाते हैं। बच्चों उदाहरण देख लीजिए कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि उत्तर में है और दक्षिण में भी है, तो उत्तर वाली 23.5 डिग्री अक्षांश में रांची स्थित है, और दक्षिण वाले 23.5 डिग्री अक्षांश में दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान लिम्पोपो स्थित है। तो अगर हम 23.5 डिग्री सिर्फ कह दें तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये रांची के बारे में बोला जा रहा है या लिम्पोपो के बारे में बोला जा रहा है। तो हमें स्पष्ट करना पड़ता है कि रांची 23.5 डिग्री उत्तर गोलार्ध में स्थित है, और लिम्पोपो जो कि अफ्रीका में है 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। बच्चों इन अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा बना हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक 90 बना, दक्षिणी में 90 बना, तो 180 हो गया, और एक विषुवत वृत्त खुद है। तो कुल यहाँ पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। बच्चों ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। विषुवत वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। देखिए सबसे बड़ा विषुवत वृत्त है, और जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे या दक्षिण की ओर ध्रुव की ओर जाएंगे तो इसका आकार घटते जाता है, क्योंकि पृथ्वी का बीच जहाँ विषुवत वृत्त है वो चौड़ा है, और ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं वो चौड़ाई उसकी घटती जाती है। तो
चलिए अब बच्चों हम लोग महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है ये जान लेते हैं। आपने सुना कि कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, तो इनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण रेखा है ये समझ लेते हैं। विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये 3 बार आपको बताया गया बच्चों यहाँ पर कि हम अक्षांश रेखा किसे कहेंगे। तो विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, यह ध्यान रखिएगा। विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री पर है और उत्तरी ध्रुव जो कि 90 डिग्री पर है और दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री पर है। तो इनके अलावा 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। तो वो 4 कौन कौन है देख लीजिए। पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये देखिए कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री उत्तर में है। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, इन रेखाओं को बहुत ध्यान से पहचान लीजिए और यह 23.5 डिग्री दक्षिण में है। कर्क रेखा उत्तर में है तो मकर रेखा दक्षिण में है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त जो कि देखिए 66.5 डिग्री उत्तर में है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त यह 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो ये महत्वपूर्ण अक्षांश हैं जिसको आप ध्यान से समझ लीजिए और समय आने पर बताइए। अब चलिए हम लोग पृथ्वी के ताप कटिबंध को समझते हैं। बच्चों 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है। यहाँ देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा और इसके बीच में हरा रंग से दर्शाया गया है यह स्थान, यहीं पर वर्ष भर सीधी धूप पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यातप यानी कि सूर्य का ताप, गर्मी, धूप मिलता है और इस कारण यहाँ पर हमेशा गर्मी बना रहता है और गर्मी को उष्ण कहते हैं। अतः इस भाग को, इस हरे भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। आप समझ गए कि उष्ण कटिबंध हम किसे कहेंगे। बच्चों इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ सालों भर गर्मी ही गर्मी रहता है। बच्चों ताप कटिबंधों का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है। आपने देखा कि कर्क रेखा, मकर रेखा ये सब अक्षांश रेखाएं हैं जो ताप कटिबंधों को निर्धारित कर रहे हैं। जो अक्षांश रेखा का उपयोग जलवायु निर्धारण में भी किया जाता है। आपने देखा कि यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंध की जलवायु ग्रीष्म है जो कि बदलता नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ लंबवत और सीधे सूर्य का धूप पड़ता है। बच्चों कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। देख लीजिए कैसे तिरछी होती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है, ना अधिक ठंडा और ना अधिक गर्म होता है। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत जोड़ उष्ण मतलब ठंडा भी और गर्मी भी। इस क्षेत्र को देखिए शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। यहाँ जलवायु बदलता है। यहाँ वर्ष में शीत ऋतु यानी कि ठंड एवं ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी दोनों का अनुभव किया जाता है। बच्चों उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है और ज़्यादा तिरछी हो जाती है। अतः इस प्रदेश में न्यूनतम बहुत कम सूर्यातप, सूर्य की धूप, गर्मी की प्राप्ति होती है और इसलिए इस क्षेत्र को, इस भाग को शीत कटिबंध कहते हैं। तो आपने देखा कि पृथ्वी को 3 कटिबंध में बांटा गया है। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा देख लीजिए शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। बच्चों आपने कभी सोचा है कि दिसंबर में जाड़े की ऋतु और जून में ग्रीष्म ऋतु क्यों होती है?
सोचिए बच्चों। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों ने ग्लोब के बारे में जान लिया है और ग्लोब और मानचित्र पर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं यह भी आपने जाना, और पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन से हैं जिससे जलवायु निर्धारित होता है उसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। तो बच्चों, ध्यान से पुस्तक को पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, निरंतर लिखते रहिएगा, नियमित रूप से लिखते रहिएगा और खेलिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।